जय हिंद विद्यार्थियों, मैं रामनाथ पटले इस YouTube चैनल मासप जी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में हम हाई स्कूल मुख्य परीक्षा यानी कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र तथा माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी मार्किंग स्कीम में दिए हुए आदर्श उत्तरों की जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। हम जिन प्रश्नों की बात करने जा रहे हैं, यह प्रश्न आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए अंत तक अवश्य देखें। और आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको मासप जी के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा का विज्ञान विषय का यह प्रश्न पत्र। आपका विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र 75 अंकों का होगा तथा 25 अंकों का आपका प्रायोगिक कार्य होगा। इस तरह से विज्ञान विषय का जो पेपर है यह 100 अंकों का होगा। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में दिए हुए प्रश्नों के उत्तर जो हम आपको बताएंगे, ये उत्तर माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी मार्किंग स्कीम, जिसके आधार पर परीक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाता है, यानी ये जो उत्तर हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किए गए आदर्श उत्तर हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1, प्रतिरोध का मात्रक होता है। सही उत्तर है सा, ओम। दूसरा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। तो सही उत्तर है सा, मोटर। अगला प्रश्न है, एक पारितंत्र में मानव है। तो मानव सर्वाहारी है, विकल्प द सही है। चौथा, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो सही उत्तर है ब, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता। तो यहाँ पर विद्युत चालकता, तन्यता और आघातवर्णीयता तीनों ही गुण धातुओं के गुण हैं। भंगुरता धातुओं का गुण नहीं है, तो विकल्प सा सही है। छठवां, श्वसन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर सही उत्तर है आ, उपचयन। छठवां, अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है। सही उत्तर है सा, द्विखंडन। अगला प्रश्न, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो यहाँ पर सही उत्तर है द, अनंत। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी हमने यहाँ इंग्लिश वर्जन में आंसर बताए हुए हैं, विद्यार्थी इनका अच्छा अभ्यास कर लें। प्रश्न क्रमांक 2 का पहला है, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाय गुणसूत्र। दूसरा, वस्तुओं को हम खालिस्तान की उपस्थिति में देख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रकाश। तीसरा, प्रिज्म द्वारा खालिस्तान रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है, बैगनी रंग की। चौथा, सिरके में खालिस्तान अम्ल उपस्थित होता है, एसिटिक अम्ल। पांचवा, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को खालिस्तान कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। छठवां, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्त्रावण खालिस्तान से होता है, वृषण या टेस्टिस से। सातवां, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है, पर परागण कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 3, जोड़ी मिलाइए। कॉलम आ में दिए गए कथनों की कॉलम बा से जोड़ी बनाएंगे। कॉलम आ में पहले नंबर पर है सरल रेखीय पथ, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे ई, प्रकाश किरण से। दूसरा, विभवांतर की जोड़ी एफ, वोल्ट से। तीसरा, प्रबल अम्ल की जोड़ी जी, HCl से। चौथा, धातु की जोड़ी ए, सुचालक से। पांचवा, जाइलम की जोड़ी सी, जल परिवहन। छठवा, मास्टर ग्रंथि डी, पीयूष ग्रंथि। सातवां, मादा हार्मोन एच, एस्ट्रोजन। आठवां, मेंडल की जोड़ी बी, आनुवांशिकी के नियम से। प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है। उत्तर है प्लेसेंटा से। दूसरा, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी, 1 डायोप्टर। तीसरा, क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है। तो उत्तर है लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है। चौथा, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं। उत्तर है 746 वाट। पांचवा, विद्युत परिपथों की लघु पथन तथा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। तो लघु पथन अर्थात शॉर्ट सर्किट और अति भारण अर्थात ओवरलोडिंग। तो इसका उत्तर है फ्यूज तार। छठवां, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं।
सातवां, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत है? तो उत्तर है अग्र मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ये क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 5, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक क्या है? तो मार्किंग स्कीम के अनुसार इसका उत्तर है एकांक समय में चालक तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं और इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। अंक योजना के अनुसार दोनों भाग का सही उत्तर लिखने पर आपको एक एक इस तरह 2 अंक दिए जाएंगे। अथवा में प्रश्न है विद्युत संचरण के लिए प्रायः किन 2 धातुओं के तारों का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर है विद्युत संचरण के लिए प्रायः तांबे एवं एल्यूमिनियम धातु के तारों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 6, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। उत्तर है जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा हो या किसी स्थिर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा हो, तो इस स्थिति में चालक अर्थात कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस परिघटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। छठवें के अथवा का प्रश्न है किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन कब होता है? लघु पथन अर्थात शॉर्ट सर्किट कब होता है? तो उत्तर है जब किसी परिपथ में विद्युतमय तार अर्थात ऐसा तार जिसमें विद्युत प्रवाहित हो रही हो एवं उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, तब लघु पथन अर्थात शॉर्ट सर्किट होता है। प्रश्न क्रमांक 7, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? तो उत्तर है 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं कभी संभव नहीं हो सकती। 7वां के अथवा का प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? यह किस परिघटना पर आधारित है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को विद्युत जनित्र या जनरेटर कहते हैं। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित है। प्रश्न क्रमांक 8, किसी एक पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर प्राणियों के केवल नाम लिखिए। तो 8वें का उत्तर है घास के मैदान पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर प्राणियों के नाम। तो मैदान पारिस्थितिक तंत्र में घास उत्पादक हैं, इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा, द्वितीयक उपभोक्ता मेंढक, तृतीयक उपभोक्ता सांप और अंतिम उपभोक्ता है गिद्ध। अथवा में प्रश्न है सर्वाहारी प्राणी किन्हें कहते हैं? सर्वाहारी अर्थात ओमनिवोरस एनिमल। तो उत्तर है वे प्राणी जो अपना भोजन वनस्पति उत्पादों और मांसाहार दोनों से प्राप्त करते हैं सर्वाहारी प्राणी कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, संक्षारण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो उत्तर है जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल एवं आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है और इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत एवं तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना तथा लोहे में जंग लगना। 9वां का अथवा है निम्न शब्द समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में लिखिए। तो शब्द समीकरण में दिया है जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, तो इससे बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे जिंक Zn प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और इनकी रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बनेगा जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 धन H2 हाइड्रोजन मुक्त होगी। प्रश्न क्रमांक 10, आघात वर्ध्यता एवं तन्यता का अर्थ बताइए। यहाँ पर उत्तर नहीं दिया है विद्यार्थियों। आघात वर्धनीयता धातुओं का एक विशिष्ट गुण है जिसमें धातुओं पर चोट करके उनकी चादर बनाई जा सकती है, यानी धातुओं को पीट पीट कर उनकी चादर बनाना, धातुओं के इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। तन्यता धातुओं का वह गुण है जिसके कारण इनसे तार बनाए जा सकते हैं, अर्थात धातुओं को खींचकर तार बनाने का जो गुण है यह तन्यता कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 11, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों का केवल एक एक उदाहरण लिखिए। उत्तर में संतृप्त कार्बन यौगिक का उदाहरण है एथेन जिसका रासायनिक सूत्र है C2H6 और असंतृप्त कार्बन यौगिक का उदाहरण है एथीन C2H4। प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा में प्रश्न है प्रकार्यात्मक समूह एल्डिहाइड एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का केवल एक एक उदाहरण लिखिए। प्रकार्यात्मक समूह एल्डिहाइड का उदाहरण प्रोपेनॉल C2H5CHO
प्रकार्यात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है प्रोपेनोइक अम्ल और इसका सूत्र है C2H5COOH। प्रश्न क्रमांक 12, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन लिखना है। ये आप देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण 6CO2 प्लस 12H2O, क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा है विषम भोजी पोषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण भी दीजिए। तो इसका उत्तर है जब कोई जीव दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए गए जटिल पदार्थों को भोजन के रूप में अंतर्ग्रहण करता है तो उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मनुष्य। मनुष्य विषम पोषी है क्योंकि वह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को ही हम ग्रहण करते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, पुनरुद्भवन को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर है हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। इसके अथवा में प्रश्न है कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। तो उत्तर है ऐसे बहुत से पौधे होते हैं जिनके कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं, इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। बहुत सारे पौधों की हम कलम लगा करके उन्हें उगा सकते हैं, तो कलम लगाना भी एक तरह का कायिक प्रवर्धन ही है। प्रश्न क्रमांक 14, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, महिला एवं पुरुष के गुणसूत्रों में क्या अंतर है। तो उत्तर है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी महिला पुरुष दोनों में एक समान होते हैं, इन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। और 23वां जोड़ा महिला और पुरुष दोनों में अलग अलग होता है, इसे लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। महिला में इसे XX तथा पुरुष में इसे XY से दर्शाते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा है मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो उत्तर है जब मेंडल ने मटर के पौधों के मध्य दो विकल्पी जोड़ों के साथ संकरण कराया तो F2 पीढ़ी में नए संयोजन वाले संतति पौधे प्राप्त हुए। जनकों से भिन्न नए लक्षणों का मिलना बताता है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है द्विउत्तल लेंस किसे कहते हैं, बाइकॉन्वेक्स लेंस। तो उत्तर है जिस लेंस के दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं उन्हें द्विउत्तल लेंस कहते हैं। इन लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान भी हो सकती हैं तथा भिन्न भिन्न भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह का जो लेंस है ये द्विउत्तल लेंस कहलाता है, जिसकी दोनों सतहें उत्तल होती हैं। प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा है अवतल दर्पण के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण के दो अनुप्रयोग हैं हजामत बनाने में और दूसरा चिकित्सा में। प्रश्न क्रमांक 16, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है। तो उत्तर है जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह प्रकाश किरण अपवर्तन की घटना होने से अभिलंब से दूर हट जाती है। 16 के अथवा में प्रश्न है एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 अंश का आपतन कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो उत्तर है एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 अंश का आपतन कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 अंश ही होगा, क्योंकि परावर्तन कोण का मान हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। प्रश्न क्रमांक 17, मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य लिखिए। तो उत्तर है मानव मस्तिष्क के कार्य। मस्तिष्क शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। दूसरा, मस्तिष्क सभी संवेदी अंगों से प्राप्त सूचनाओं का एकत्रीकरण एवं संग्रहण करता है। तीसरा, मस्तिष्क शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। चौथा, श्वासोच्छ्वास एवं हृदय स्पंदन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं पर भी मस्तिष्क का नियंत्रण है। उपरोक्त में से कोई 3 या अन्य कोई सही उत्तर भी आप लिखते हैं तो आपको 3 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा है मनुष्य में पाई जाने वाली किन्हीं 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम एवं उनसे स्रावित हार्मोन का नाम भी लिखिए। तो पहला है पीयूष ग्रंथि, इससे निकलने वाले हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहते हैं। दूसरा, थायराइड ग्रंथि, इससे निकलने वाला जो हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन कहलाता है। तीसरा, एड्रीनल ग्रंथि,
इससे निकलने वाले हार्मोन को एड्रिनलिन हार्मोन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, चित्र द्वारा समझाइए। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पर ये रेखा चित्र आप देख रहे हैं, ये प्रिज्म बना हुआ है। प्रिज्म में ये श्वेत प्रकाश पुंज प्रवेश करता है और अपने 7 घटकों में ये विभक्त हो जाता है। वर्ण विक्षेपण की घटना प्राकृतिक रूप से बरसात के दिनों में होती है, जो इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है। अथवा में प्रश्न है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो उत्तर है, स्वच्छ आकाश में जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु में उपस्थित सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं, जिसके कारण प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचता है, जबकि शेष रंग का प्रकाश अवशोषित हो जाता है। इसलिए स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रश्न क्रमांक 19, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। वह अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और उदाहरण है बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, इसकी पोटेशियम सल्फेट K2SO4 से क्रिया, इसके फलस्वरूप बनता है बेरियम सल्फेट BaSO4 धन 2KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। और यहाँ पर अवक्षेपण अभिक्रिया की परिभाषा लिखने पर 1 अंक तथा रासायनिक अभिक्रिया लिखने पर 2 अंक, इस तरह से कुल 3 अंक मिलेंगे। अथवा में प्रश्न है, आलू के चिप्स की थैली को नाइट्रोजन गैस से क्यों भरते हैं, समझाइए। तो उत्तर है, आलू के चिप्स तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ, चूंकि ये तेल में तले जाते हैं, इसलिए वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंधी हो जाते हैं। विकृत गंधी अर्थात इसमें तेल की अप्रिय गंध आने लगती है। नाइट्रोजन सामान्य ताप पर आसानी से क्रिया नहीं करती है, इसलिए आलू के चिप्स की थैलियों को नाइट्रोजन गैस से भरते हैं। चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर इसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस को भरना विकृत गंधिता को रोकने के लिए किया जाता है। इसीलिए लंबे समय तक पैकेट वाले चिप्स अच्छे बने रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, एल्केन सजातीय श्रेणी के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम, अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 20 से 22 तक ये 4 अंक वाले प्रश्न हैं। एल्केन सजातीय श्रेणी के 4 सदस्य मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो यहाँ इनके अणुसूत्र भी दिए हैं, यहाँ इनके अणुसूत्र भी लिखना है। मेथेन का अणुसूत्र है CH4 और संरचना सूत्र इस तरह से, आप कार्बन को बीच में लिखेंगे और इसके चारों ओर एक एक हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होगा। दूसरा एथेन C2H6, C2H6, इसमें आप देख रहे हैं कि 2 कार्बन परमाणु आपस में एकल बंध से तथा प्रत्येक कार्बन परमाणु से 3-3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। तीसरा है प्रोपेन C3H8, तो यहाँ पर 3 कार्बन परमाणु एकल बंध से तथा सिरे वाले जो कार्बन परमाणु हैं ये 3 हाइड्रोजन परमाणु से, बीच वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। ब्यूटेन C4H10, इसमें भी आप देख रहे हैं कि सिरे वाले कार्बन परमाणु 3-3 हाइड्रोजन परमाणुओं से तथा बीच वाले जो कार्बन परमाणु हैं ये 2-2 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़े हुए हैं तथा आपस में एकल बंध से जुड़े हैं। तो इस तरह से ये संरचना सूत्र आप लिखेंगे तो आपको 4 अंक मिलेंगे। अथवा में प्रश्न है, एल्कीन एवं एल्काइन को परिभाषित करते हुए एक एक उदाहरण लिखिए। एल्कीन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध पाया जाता है, जिनका अणुसूत्र CnH2n होता है, एल्कीन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए एथीन में आप देखें CH2 यानी एक कार्बन परमाणु से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं और दूसरे कार्बन परमाणु से भी 2 हाइड्रोजन परमाणु तथा दोनों कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विबंध पाया जाता है। इसी तरह प्रोपीन में भी CH3 यानी सिरे वाला यह कार्बन परमाणु 3 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा है तथा यह बीच वाला जो कार्बन परमाणु है यह दूसरे कार्बन परमाणु से द्विबंध से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह ये संरचना सूत्र है। एल्काइन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य त्रिकबंध पाया जाता है, जिनका अणुसूत्र होता है C2H2n-2, यानी यहाँ पर कार्बन परमाणु की जितनी संख्या होती है उसके 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है। जैसे एथाइन में आप देखें CH, तो दोनों कार्बन परमाणु एक एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े हैं तथा आपस में
त्रिबंध से जुड़े हुए हैं, तो इसका हम अणुसूत्र लिखेंगे C2H2। और प्रोपाइन CH3CCH अर्थात C3H4। तो इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे तो आपको पूरे 4 अंक मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 21, मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए, अथवा मानव हृदय का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो विद्यार्थियों, इस तरह से मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। सुंदर स्पष्ट चित्र बनाने के बाद आप उसका नामांकन करेंगे तो पूरे 4 अंक आपको मिलेंगे। अथवा मानव हृदय का नामांकित चित्र, यहाँ पर भी आप देखें बढ़िया स्वच्छ नामांकित चित्र है। नामांकन पर आधे अंक होते हैं, इसलिए चित्र बनाने के साथ ही स्पष्ट नामांकन करना भी जरूरी है। प्रश्न क्रमांक 22, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है? तो इसका उत्तर है, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल यानी दंतवल्क कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि रात में हमको भोजन करने के बाद ब्रश करके सोना चाहिए। अथवा में प्रश्न है, निम्नलिखित के दो उपयोग लिखिए। नंबर 1, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस और धोने का सोडा। तो बेकिंग सोडा के उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में और सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में। दूसरा, विरंजक चूर्ण, इसका उपयोग वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग में विरंजन हेतु किया जाता है तथा पीने के जल को जीवाणु मुक्त करने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना, सजावट का सामान इत्यादि बनाने में तथा टूटी हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर के रूप में होता है। चौथा, धोने का सोडा, कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में इसका प्रयोग होता है तथा घरों में साफ सफाई करने में यह उपयोगी है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र और मंडल द्वारा जारी आदर्श उत्तर मार्किंग स्कीम की जानकारी जो हमने आज प्रदान की, निश्चित ही यह आपको उपयोगी लगी होगी। इसे अपने सहपाठियों से भी शेयर करें। इन प्रश्नों की अच्छी तैयारी करें। आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा में संभव है इनमें से कुछ प्रश्न पुनः पूछे जाएं। पुनः आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।